हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल केमिस्ट्री। सो आज के लेक्चर में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्या होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, उनकी नीड क्या है और उनके जो 5 लॉज है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें फॉलो करके जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो इंटरैक्ट करते हैं और डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, और ये जो कंपाउंड्स हैं ये वाइड वैरायटी में बनते हैं, वाइड रेंज में बनते हैं। क्यों बनते हैं वाइड रेंज में? क्योंकि जो एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो बहुत तरीके से आपस में इंटरैक्ट करके कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 लॉज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर आपको पेपर में कोई भी लॉ आता है डिफाइन करना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि वो किस साइंटिस्ट ने दिया। ठीक है, फिर उसकी स्टेटमेंट लिखनी है आपने, फिर आप उसकी एग्जांपल दोगे, फिर उसको और क्या कहा जाता है वो लिखोगे, फिर उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दोगे। ठीक है, आपने पॉइंट्स में हमेशा आंसर को बनाना है। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक फ्रेंच केमिस्ट थे एंटनी लेविसर, उन्होंने दिया था। ठीक है, एंटनी लेविसर ने क्या कहा, देखो एग्जांपल से समझेंगे। वो बोल रहे हैं, सपोज करो कि एक ए है रिएक्टेंट और एक बी रिएक्टेंट है, उसने एक ए बी कंपाउंड बना दिया। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो ए और बी का जो मास का सम है वो हमेशा जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसके मास के सम के इक्वल होगा। ओके, एग्जांपल अगर हम लें, फॉर एग्जांपल हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो हमने कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करके ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। ठीक है, और अगर हम इनका मास कैलकुलेट करें, पहले रिएक्टेंट वाली साइड का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन O2 का मास होता है हमारे पास 32 ग्राम। ठीक है, और इसका देखो कितना होगा, इस वाले का मास होगा 12 प्लस 2 इंटू 16 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम। और यहां पे भी देख लो, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे, यानी कि इन्होंने बताया कि जो सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट है वो हमेशा सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है उसमें जो मैटर है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, ना ही क्रिएट हो रहा है। जितना रिएक्शन से पहले मास था उतना रिएक्शन के बाद मास रहेगा। ठीक है, और उनकी स्टेटमेंट क्या थी, दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो इसे लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैटर है वो डिस्ट्रक्ट नहीं हो रहा है, डिस्ट्रॉयड नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्रिएट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, जितना पहले था उतना ही बाद में रह रहा है। ओके, अब देखो, ये जो लॉ था ये दिया तो एंटनी लेविसर ने था। उन्होंने कुछ कंबशन रिएक्शंस किए थे और उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे। ठीक है, लेकिन इसको जो टेस्ट था वो लैंडर्ट ने किया था। ठीक है, लैंडर्ट ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एच शेप्ड ट्यूब ली। ठीक है, ये एच शेप्ड ट्यूब है, दिस इज एच। ओके, उन्होंने एक साइड पे NaCl एक्वस डाला, यानी कि सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाला, और दूसरी साइड पे बच्चों AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डाला इस एच शेप्ड ट्यूब में, और इसको शेक करा या इसको थोड़ा स्लैंट कर दिया ताकि ये जो दोनों सॉल्यूशन है, अभी तो ये सेपरेट पड़े हैं, ये मिक्स हो जाएं। ओके, जब ये मिक्स हुए, कम टू दिस साइड, जब ये दोनों सॉल्यूशन NaCl और AgNO3 मिक्स हुए तो उन्होंने NaNO3 एक्वस यानी कि सॉल्यूशन फॉर्म में, और AgCl ये वाला जो साइन है दैट इज ऑफ पीपीटी, यानी कि उन्होंने एक पीपीटी बनाई, वो नीचे बैठ गई। ये देखो, ये रही वो, जब शेक किया था तो NaNO3 एक्वस बना दोनों जो ट्यूब्स है उनमें, और AgCl जो है वो नीचे बैठ गया। ठीक है, और उन्होंने जब वे किया, उन्होंने पहले भी वे किया था, बाद में भी वे किया,
तो उनका जो वेट था वो इक्वल आया। दैट मीन्स रिएक्शन होने के पहले भी सेम मास था और बाद भी सेम मास था, और उन्होंने इस लॉ को प्रूव कर दिया। लेकिन बच्चों एट प्रेजेंट टाइम ये जो लॉ है वो हमेशा वैलिड नहीं होता है, ठीक है। हम ये देखते हैं। तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, ये लॉ हर जगह पे वैलिड नहीं है, ठीक है बच्चों। सो अगर हम आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है E = mc² पे ये लॉ अप्लाई करके देखें, यहाँ पे बच्चों E एनर्जी है, m फॉर मास एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। ये हमें बताता है कि जो एनर्जी है और मास है वो इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है बच्चों। देखो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें और ये अप्लाई करें लॉ, तो यहाँ पे जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो सपोज करते हैं कि 9 × 10⁻⁷ किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लॉस इन मास है वो सिर्फ 0.001 ग्राम है, ठीक है। यानी कि ये तो नेग्लिजिबल है, ठीक है। और साथ के साथ न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी सेम है, जो मास है वहां पे थोड़ा सिग्निफिकेंट उसका लॉस होता है, लेकिन बदले में जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है। देखो बच्चों ऐसा है कुछ, जैसे ये दोनों प्रोडक्ट्स थे, ठीक है। उन्होंने मान लो ये एक कंपाउंड दिया और ये कुछ एनर्जी दी, ठीक है। हमने क्या बोला था, ये वाला जो मास है और ये वाला, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो गई है, लेकिन जो इसका मास है वो इतना रिड्यूस नहीं हो पाया कि ये दोनों का जो मास है वो कांस्टेंट रह पाए, ठीक है। ये वाला जो लॉ है वो आज प्रेजेंट टाइम में उसको चेंज करके, मॉडिफाई करके हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी कर दिया है, ठीक है। बट आपको अगर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पूछा जाए तो आप लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और जो 4 लॉज हम आगे बढ़ेंगे वो ही बताओगे। ओके, सो सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। देखो बच्चों ये सबसे पहले तो किसने दिया था, फ्रेंच केमिस्ट थे जोसेफ प्रूस्ट, उन्होंने दिया था ये लॉ। उन्होंने बताया था कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसमें सेम तरह के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और उसकी रेशो भी सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वाटर की बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप H2O को लेक से ले लो, चाहे आप रिवर से ले लो, टैप वाटर ले लो, तो उसका जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, H2O ही रहेगा, ठीक है। यानी कि उसमें जो रेशो है, रेशो बाय मास जो है वो 2:16 दैट इज 1:8 ही रहेगी। ओके, अब हम इसके स्टेटमेंट पे आए। अगर अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट, जो रेशो है एलिमेंट की बाय मास वो हमेशा सेम रहने वाली है, ठीक है। तो प्रूस्ट ने क्या किया था, उन्होंने 2 सैंपल जो क्यूप्रिक कार्बोनेट के थे उन पे काम किया। उन्होंने क्या किया, 2 तरह के क्यूप्रिक कार्बोनेट लिए, ठीक है। एक उन्होंने नेचुरल सैंपल ले लिया और एक उन्होंने सिंथेटिक सैंपल ले लिया। क्यूप्रिक कार्बोनेट का सिंथेटिक सैंपल लैब में बना था, ये नेचुरली अकरिंग था, ठीक है। और जब उन्होंने उसकी कॉम्पोजिशन देखी तो कॉम्पोजिशन में जो कॉपर था उसकी जो परसेंटेज थी सेम थी, मीन्स सेम अमाउंट ऑफ कॉपर प्रेजेंट था, कार्बन भी सेम था दोनों में और ऑक्सीजन भी सेम था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट इन सेम रेशो, ठीक है। और इसी वजह से इसको लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी बोला जाता है। तो अगर हम लिमिटेशंस की बात करें तो पहली लिमिटेशन तो है कि अगर हम आइसोटॉप से कोई कंपाउंड बनाए तो वो उनकी जो रेशो है वो सेम नहीं रहती, ठीक है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स वो होते हैं जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन जो कंपाउंड का मास बनेगा वो डिफरेंट बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ली, इसमें हमने आइसोटॉप यूज किया है कार्बन का C12, ठीक है। यानी कार्बन का यहाँ पे मास 12 है,
ठीक है। तो जो ओवरऑल मास है CO2 का वो कितना बन गया, मोलर मास बन गया, C का होता है 12, हमने 12 वाला आइसोटॉप लिया है, 2 ऑक्सीजन है इंटू 16, 32 प्लस 12 44 ग्राम बन गया। ठीक है, यही अगर हम CO2 को अगर हम आइसोटॉप C14 से बनाए तो कितना मोलर मास बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो C है वो 14 है, उसका मास 14 प्लस ऑक्सीजन का तो सेम रहेगा, 32 प्लस 14 46 ग्राम बन गया। ठीक है, और यहाँ पे रेशो भी देखो, आप रेशो देखो 12:32 बनी, यहाँ पे 14:32 बन रही है। ठीक है, ये यहां से हमें पता चल गया इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था लेकिन मास डिफरेंट है, तो ये दोनों आइसोटॉप्स हुए। ठीक है, लेकिन ये वाला जो डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इसने बोला था प्रूस ने कि जो कंपाउंड है हम जहां से मर्जी ले लें, उनका जो रेशो है मासेस की, वेट की, वो सेम रहेगी। यहाँ पे वो चेंज हो रही है। देखो कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, एक हम ले लेते हैं इथेनॉल, ले लेते हैं C2H5OH, और एक हम ईथर की अगर एग्जाम्पल लें, देखो ये दोनों भी आइसोमर्स हैं। आइसोमर का क्या मतलब होता है, आइसोमर का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। ठीक है, हमने उससे कुछ नहीं लेना, हम तो ये देख रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो C2H6O है दोनों में। ठीक है, रेशो तो सेम है, अगर फॉर्मूला अगर मान लो कार्बन 2 है तो मास 24 है, दोनों में ही 24 है, is to 16 है, लेकिन ये जो दोनों कंपाउंड है ये डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया इस लॉ से। सो ये दो लिमिटेशंस थी। कम टू थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहले तो ये डेल्टन ने दिया था। डेल्टन ने क्या कहा, डेल्टन ने कहा जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके दो कंपाउंड्स बनाए, वो दो कंपाउंड्स होते हैं वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैसे बनाया हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और हमारे पास बन गया वाटर। वाटर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, H2O। ठीक है, अगर हम सेम एलिमेंट्स को दोबारा रिएक्ट करवाएं, ठीक है, इनका हमने ये देखो ऑक्सीजन टू फॉर्म हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है H2O2। ठीक है, दो कंपाउंड्स बन गए और एलिमेंट्स दो थे, दो एलिमेंट से एक कंपाउंड बनना चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा कंपाउंड बन जाए तो वो कहता है एक कंपाउंड को फिक्स कर लें। ठीक है, ये कंपाउंड फिक्स होता है उसमें, ये हमने 2 ग्राम लिया, यहाँ पे भी 2 ग्राम लिया, और ये जो कंपाउंड की रेशो होती है ये सिंपलेस्ट होती है। देखो ये दोनों की, ये फिक्स कर लिया हमने, यहाँ पे ये फिक्स ले लिया और इन दोनों को डिफर कर लिया, इस ये 16 ग्राम यहाँ पे लिया, यहाँ पे 32 ग्राम ले लिया। 16 ग्राम लोगे तो वाटर बनेगा, 32 ग्राम लोगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा। ठीक है, वो कहता है इन दोनों की जो रेशियो है 16:32, ये सिंपलेस्ट रहेगी, 1:2 रहेगी, ये कहा था उसने। तो अगर हम स्टेटमेंट पढ़े तो बोला उसने when two elements combine to form more than one compound, दो एलिमेंट्स थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन्होंने एक से ज्यादा कंपाउंड बनाए, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाए, then the masses of element which combine with fixed mass of other element, तो मासेस जो हैं इन दोनों एलिमेंट के, जो फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट से कंबाइन हो रहे हैं, ये फिक्स्ड मास हो गया, इन दोनों की जो मासेस हैं आर इन सिंपल होल नंबर रेशो, इन दोनों के मासेस सिंपल होल नंबर में रहेंगे, ये रहा सिंपल होल नंबर। ठीक है, ये कहा था उसने। इसके भी लिमिटेशन है,
बहुत जगह पे ये वैलिड होता है, स्टिल लिमिटेशंस अगर आपने लिखनी हो तो आप लिख सकते हो। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे इस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमें जो रेशो मिलती है फिक्स्ड एलिमेंट के साथ, ये वाले जो दो एलिमेंट्स की जो रेशो मिलती है ये हमें स्मॉल होल नंबर मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमें लार्ज नंबर्स मिलते हैं। ओके, सो दिस वाज द केस। फोर्थ लॉ है गेल-लैसाक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम्स। देखो ये तो नाम से ही क्लियर है, ये गेल-लैसाक ने दिया था। इसने बोला था जब भी कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है या कंबाइन करके बन रही है तो वो जो उसकी रेशो होगी, रेशो बाय वॉल्यूम, वो सिंपल होल नंबर होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने H2O वेपर्स बनाए हैं, H2 और O2 कंबाइन कर रहे हैं, बैलेंस कर लो थोड़ा रिएक्शन को, ऐसे बैलेंस हो जाएगा तो H2O के वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम्स देखें कितनी कितनी यूज हुई है, ये 2 वॉल्यूम यूज हुई है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन गैस है ये 1 वॉल्यूम यूज हुई है ना, और ये वाटर जो बना है, वाटर वेपर्स जो बने हैं ये 2 वॉल्यूम बने हैं। ठीक है, तो रेशो क्या रहेगी 2:1:2, ये सिंपल रेशो रही है जब हमारा ये वाटर वेपर गैस फॉर्म में बने हैं। ठीक है, ये डायग्राम से आप समझ लो, देखो ये एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ये दूसरा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 वॉल्यूम हो गए हाइड्रोजन के। ठीक है, और एक वॉल्यूम है हमारा ऑक्सीजन का। ठीक है, और ये कंबाइन करके 2 टाइम्स 2 वॉल्यूम बना रहे हैं ऑफ H2 वेपर, है ना, H2O वेपर। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो ये जो लॉ है ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम ही है। उसने भी यही बोला था कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उसकी जो रेशो होती है, रेशो बाय मास, वो होल नंबर होती है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ही ये कह रहे हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो बच्चों, डेल्टन ने एक थ्योरी दी जिसमें उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन किया। ठीक है, सो दिस थ्योरी यू कैन से इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके बच्चों, तो सबसे पहले अपने पोस्टुलेट में डेल्टन ने बताया जो मैटर है वो एक बहुत ही छोटे पार्टिकल जिसको हम एटम बोलते हैं उसका बना हुआ है और उसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दैट मीन्स ये वाला जो पोस्टुलेट है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन कर रहा है, जिसमें हमने सेम ही पढ़ा था कि जो मैटर है वो डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होता है, जो पहले रिएक्टेंट का जितना मास रहता है उतना बाद में रहेगा। ये उसका फर्स्ट पोस्टुलेट सेम कह रहा है। ठीक है, अगर हम सेकेंड पोस्टुलेट की बात करें, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट इन शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज। सेकेंड पोस्टुलेट में डेल्टन बता रहा है जो एटम्स हैं जो सेम एलिमेंट से बने हैं वो हर रिस्पेक्ट में सेम होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। ठीक है, और थर्ड वाला में उसने बताया अगर एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो वो हर तरह से डिफरेंट होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और फोर्थ में देखो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो। अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ आएगा ये वाला जो पोस्टुलेट है वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन कर रहा है, सेकंड लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है। उसमें भी हमने यही बताया था कि अगर मान लो हमने H2O किसी भी सोर्स से लिया है, उसकी जो रेशो रहेगी मास की वो 2:16, दैट इज 1:8 रहेगी। ओके बच्चों, ये पोस्टुलेट भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि इसमें भी उसने बताया है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, मास है, साइज है, वो सेम रहेगा। ठीक है, जैसे हमने H2O में या कोई और कंपाउंड ले लो उसमें डिस्कस किया है। ओके, अगर हम नेक्स्ट पोस्टुलेट देखें, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व कॉम्बिनेशन, सेपरेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स।
ये भी डेल्टन ने दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोबारा डेल्टन ने बताया, ये आप फर्स्ट में भी कंसिडर कर सकते हो इंडिस्ट्रक्टिबल वाला, कि जो एटम्स है वो क्रिएट भी नहीं हो सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकते, इसके साथ ऐड कर लो चाहे आप, ठीक है। तो यहां से फिर से यही पता चल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो डेल्टन है वो बताना चाह रहा है। बट देखो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। अगर आपको इसके मेरिट्स आ जाएं तो मेरिट्स में आप लिख दो कि हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हमने एक्सप्लेन किया इसमें, है ना, स्टेटमेंट दे दो साथ में, और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे, ठीक है। और अगर आप और एक मेरिट बनाना चाहो इसका तो आप ये लिख सकते हो कि इसने एलिमेंट्स और कंपाउंड को डिफरेंशिएट किया था, ठीक है। तब के टाइम पे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इतने ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं थे, इसने उसको डिफाइन किया था 1800s में। ओके, देखो चाहे ये बहुत ही ज्यादा फेमस थ्योरी है, एक्सेप्टेबल भी रही है, लेकिन इसके भी बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। लेट अस कम टू देम। ओके बच्चों, चाहे इस थ्योरी के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, लेकिन फिर भी आपको वो पोस्टुलेट्स एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। देखो अगर लिमिटेशंस की बात करें, देखो पहले तो वो बोल रहे हैं कि इसने केमिकल कॉम्बिनेशंस के जो भी लॉ थे जो मास के रिलेटेड थे वो तो एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन जो वॉल्यूम वाले लॉस थे, एवोगेड्रो वाले या गे-लेसैक्स वाला जो लॉ था वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। सेकेंड, ये नहीं बता पाया कि जो एटम्स हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स को बिलोंग कर रहे हैं उनकी जो शेप है या साइज है वो डिफरेंट क्यों है, ठीक है। ओके बच्चों, थर्ड लिमिटेशन डेल्टन एटॉमिक थ्योरी की रहेगी कि जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो क्यों कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं बता पाया, ठीक है, कि व्हाई एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन। ओके बच्चों, फोर्थ लिमिटेशन इसकी है कि अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसके बीच में जो फोर्स है, जो दो एटम्स को होल्ड करके जिसने रखा है, उस फोर्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। और बच्चों देखो, उसने ऐसा बोला था, अगर आपको पोस्टुलेट अभी हमने किए हैं याद हो, कि जो एटम है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको तोड़ नहीं सकते, वो सबसे छोटा पार्टिकल है इन ए मैटर, ठीक है। बट ये सच नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो एटम है उसमें फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आज की डेट पे हमें पता है, तब नहीं पता था, तो दैट इज ऑल्सो इट्स लिमिटेशन। ओके बच्चों, आई होप आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और ये जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी है विच इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। And if you are new to channel, please subscribe Incredible Chemistry. Okay, thank you for watching.